हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सपोजिटरीज बेसिस के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में सपोजिटरीज का इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ सपोजिटरीज मैंने कवर करा दिया था। तो चलिए बताते हैं सपोजिटरीज बेसिस के बारे में। So here the definition: suppositories basis plays an important role in maintaining their shape, solidity and also plays an important role when inserted into body cavity. Suppositories basis का मतलब है, यहाँ पर जनरल भाषा में मैं बेसिस की बात करूँ तो वो कोई आप कह सकते हो कोई एक सब्सटेंस जिसमें हम मेडिकामेंट डिस्पेंस करते हैं। कोई भी फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए उसका जो बेस होता है वो मैक्सिमम अमाउंट किसी भी सब्सटेंस की जिसमें हम अदर सब्सटेंस को डिस्पेंस कर रहे हैं उसको बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सपोजिटरीज बेसिस हैं वो मेंटेन करने के लिए उनकी शेप को, सपोजिटरीज के शेप को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं, उनकी सॉलिडिटी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं और हेल्प करते हैं while we are inserting those suppositories in our body cavities। तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं। तो वही मेंशन दिया है डेफिनेशन में, वही मेंशन किया है कि सपोजिटरीज बेसिस एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करते हैं सपोजिटरीज की प्रिपरेशन में। वो हेल्प करते हैं उनकी शेप को, उनकी सॉलिडिटी को मेंटेन करने के लिए और हेल्प करते हैं जब हम उनको अपनी बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते हैं। आगे है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बेसिस यूज्ड। बहुत सारे बेसिस हैं, बहुत सारे टाइप हैं बेसिस के जो यूज किए जाते हैं, लेकिन जो मेनली यूज किया जाता है थियोब्रोमा ऑयल, ग्लिसरोजिलेटिन बेस एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल फुलफिल द अबव। तो ज़्यादातर जो है थियोब्रोमा ऑयल, ग्लिसरोजिलेटिन बेस और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल जो है एज ए बेस यूज़ किए जाते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर सपोजिटरीज की प्रिपरेशन में। यही तीनों कंपोनेंट्स, यही तीनों सब्सटेंसेस एज ए बेस यूज़ किए जाते हैं। अब है आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या है बेसिस की। आइडियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें कि कोई भी पर्टिकुलर बेस सपोजिटरीज का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए। तो नंबर फर्स्ट है इट मस्ट रिटेन द शेप एंड साइज। जो शेप है या साइज है हमारी सपोजिटरीज को, उसको वो मेंटेन करके रखे। ऐसा नहीं है कि सपोजिटरीज हमारे मेल्ट हो जाए या उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका शेप एंड साइज को मेंटेन करके रखे, ऐसा बेस होना चाहिए। इट शुड मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाना चाहिए। सपोजिटरीज को अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं बॉडी कैविटीज में, इवन इन द नोज, ईयर, रेक्टल, वेजाइनल, तो बॉडी टेम्परेचर से ये मेल्ट हो जाना चाहिए और रिलीज करे ड्रग बॉडी में। आगे है इट शुड बी नॉन इरिटेंट। नॉन इरिटेंट होना चाहिए वो सभी टाइप की फॉर्मुलेशन, टॉपिकल कोई भी फॉर्मुलेशन हम यूज कर रहे हैं, सपोजिटरी है या क्रीम है या कोई भी है, तो वो इरिटेंट नहीं होना चाहिए हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम में एज वेल एज हमारे स्किन पर। वो इरिटेंट नहीं होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए। इट शुड श्रिंक सफिशिएंटली टू रिमूव फ्रॉम मोल्ड। हम मोल्ड यूज़ करते हैं, मोल्ड का एक फोटो मैं अटैच कर दूंगी इस वीडियो में, आप देख लीजिएगा। तो मोल्ड जो होते हैं वो पर्टिकुलरली एक खांचे होते हैं जिनकी हेल्प से शेप दी जाती है सपोजिटरीज को। उन खांचों में हम लिक्विड फिल करते हैं और जब टेम्परेचर डाउन होता है तो वो सपोजिटरीज जो हैं एक शेप में आ जाती हैं। तो मोल्ड में जब हम उनको फिल कर रहे हैं उस लिक्विड को, तो सफिशिएंट अमाउंट में वो श्रिंक होना चाहिए सो दैट कि एक पर्टिकुलर शेप हमको मिल पाए हमारी प्रिपरेशन की, हमारी सपोजिटरीज की। आगे है इट शुड नॉट इंटरफेयर इन रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ये एब्जॉर्प्शन और रिलीज में इंटरफेयर ना करे। ऐसा ना हो कोई बेस हमने ऐड किया हमारी मेडिकामेंट में, सपोजिटरीज हमने फॉर्मुलेट की, तो वो बेस जो है वो बैरियर बन रहा है या फिर रिलीज होने में ड्रग या फिर उसको एब्जॉर्ब होने में वो दिक्कत पैदा कर रहा है। तो इस तरह के बेसिस नहीं होने चाहिए, वो हेल्प करें उसको एब्जॉर्ब होने में ड्रग को और रिलीज होने में। आगे है इट शुड परमिट इनकॉर्पोरेशन ऑफ ड्रग। ये परमिट करे, वही चीज है, ये परमिट करे कि इनकॉर्पोरेशन हो पाए ड्रग का, ड्रग जो है हमारी जो टारगेट साइड है उस पर पहुंच पाए और हमको थेराप्यूटिक इफेक्ट शो कर पाए। आगे है इट शुड बी कंपेटेबल विद वेराइटी ऑफ ड्रग। ये जो है अब एन नंबर ऑफ ड्रग्स को हम डिस्पर्स करते हैं बेसिस में सपोजिटरीज बनाने के लिए, सपोजिटरीज फॉर्मुलेट करने के लिए। तो इतने सारे बेसिस हमको, इस तरह का बेस हमको सेलेक्ट करना है जिसमें हम ज़्यादातर ड्रग को इनकॉर्पोरेट कर पाए, यानी कि वो ज़्यादातर ड्रग्स के साथ आप कह सकते हो कंपेटेबल हो। ऐसा ना हो कि हमने ड्रग इनकॉर्पोरेट की उसमें या डिस्पर्स की तो उन दोनों में कंपेटिबिलिटी ना हो। तो कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए। बेस एक ऐसा होना चाहिए जिसमें ज़्यादातर ड्रग को हम इनकॉर्पोरेट कर दें
चाहे एक साथ या फिर अलग अलग हम इनकॉर्पोरेट करें या डिस्पर्स करें, तो वो कंफर्टेबल होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, इस तरह का बेस होना चाहिए। आगे है इट शुड बी फिजिकली स्टेबल ऑन स्टोरेज एंड इट शुड नॉट सॉफ्टन और हार्डन और स्टोरेज। अच्छी तरह से हम फिजिकली इसको स्टोर अगर करना चाहें तो स्टेबल हो स्टोरेज करने पर भी ये स्टेबल रहे, और आगे क्या है सॉफ्ट या हार्ड, या फिर वो मेल्ट ना हो जाए या फिर इतना श्रिंक ना हो जाए कि उसकी जो फिजिकल आप कह सकते हो स्टेबिलिटी मैटर करे, वो फिजिकली जो है वो उसकी सॉलिडिटी मैटर करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टोरेज पर भी वो वैसा ही हो जैसा कि बिफोर स्टोरेज या ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन वो है। Now we will move to type of bases. There are 3 type of bases. Number first है oil basis and oleaginous basis. नंबर सेकंड है वाटर सॉल्युबल एंड वाटर मिसिबल बेसिस, जिसको हम हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफोबिक जो होता है वाटर नॉन लविंग होता है। तो जो वाटर में सॉल्युबल होगा वो ऑब्वियसली बात है वाटर लविंग होगा, तो उसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है उसको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। एंड थर्ड है इमल्सिफाइंग और सिंथेटिक बेसिस। ये 3 टाइप के बेसिस होते हैं जो हम यूज करते हैं फॉर द फॉर्मुलेटिंग ऑफ सपोस्ट्रीज। आगे है नंबर फर्स्ट जो है ऑयली बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं कोकाया बटर और थियोब्रोमा ऑयल, इमल्सिफाइड कोकाया बटर एंड हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट वन ऑयली बेसिस। तो जो ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि ऑयली बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं, इनके बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। बाकी रिमेनिंग जो 2 हैं वाटर सॉल्युबल एंड इमल्सिफाइंग, उनके जो एग्जाम्पल्स होंगे उनके बारे में हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोकाया बटर और थियोब्रोमा ऑयल से। कोकाया बटर इज ए फैट ऑब्टेन फ्रॉम द थियोब्रोमा कोकाया, इट मेल्ट्स एट 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। ये कोकाया बटर फैट है जो ऑब्टेन आउट होता है थियोब्रोमा कोकाया से, और ये मेल्ट हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड फैट होता है, और ये मेल्ट हो जाता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। नॉर्मली जो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर होता है वो होता है 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है, तो इजीली मेल्ट हो जाएगा बॉडी टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने पे, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सपोस्ट्रीज। तो इसके एडवांटेज क्या है, मेल्टिंग जस्ट बिलो द बॉडी टेम्परेचर, मेल्ट हो जाता है जस्ट बिलो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है उससे थोड़े कम टेम्परेचर पे ही ये मेल्ट हो जाता है इजीली। मेंटेनिंग इट्स सॉलिडिटी एट यूजुअल रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर की अगर बात करें, रूम टेम्परेचर पे अगर हमने इसको स्टोर किया है तो ये अपनी सॉलिडिटी को मेंटेन करके रखता है एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट है रेडली लिक्विफाई ऑन हीटिंग एंड सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग। बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये मेल्ट हो जाए, और अगर हम इसको कूल कर रहे हैं तो ये सॉलिडिफाई हो जाए, ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं। नाउ वी विल मूव टू डिसएडवांटेज पार्ट। तो डिसएडवांटेज क्या है इसका, फर्स्ट डिसएडवांटेज है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब है कि अनप्लीजेंट ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है, अनप्लीजेंट आप कह सकते हो, कलर आना स्टार्ट हो जाता है फैट में, सैचुरेटेड फैट जो होते हैं ड्यू टू द ऑक्सीजन, तो वो एक तरह से फैट जब खराब हो जाता है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी एक इसका डिसएडवांटेज है। स्टिक टू मोल्ड, मोल्ड से स्टिक हो जाता है, वो एक डिसएडवांटेज है। लीकेज फ्रॉम बॉडी कैविटीज, जब हम इंसर्ट करते हैं बॉडी कैविटीज में तो इट में लीक आउट फ्रॉम दैट कैविटी, क्योंकि ये 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही मेल्ट हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसके चांसेस होते हैं कि इंसर्ट किया है हमने किसी बॉडी कैविटी में तो ये लीक आउट हो सकता है बॉडी कैविटी से, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। आगे है कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है ये। आगे है इमिसिबिलिटी विद बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड के साथ ये इमिसिबल है, मिसिबल नहीं है, इमिसिबल है, एगुलेंशियल है बॉडी फ्लूइड के साथ। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस, दैट इज कोकाया बटर और थियोब्रोमा ऑयल। नेक्स्ट जो है इमल्सिफाइड कोकाया बटर और इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल, यानी कि दिस वाला ये एग्जाम्पल, इसमें क्या है, दिस में बी यूज्ड एज ए बेस व्हेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन आर टू बी इनकॉर्पोरेटेड। जब लार्ज क्वांटिटी हम एक्वस सॉल्यूशंस की इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं उस केस में इस टाइप के बेसिस को हम यूज करते हैं। एक्वस क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड आया है एक्वस। एक्वस सॉल्यूशंस बेसिकली वो सॉल्यूशंस जिनमें वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर एज ए बेस प्रेजेंट होता है, या वाटर को भी हम एक्वस बोल देते हैं। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को जब हमको इनकॉर्पोरेट करना है उस कंडीशन में हम इन बेसिस को यूज करते हैं।
आगे है 5% ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट, 10% लैक्टेवैक्स, 2 to 3% cetyl alcohol and 4% beeswax is recommended for emulsified theobroma oil। ये इसके इंग्रेडिएंट हैं। 5% ग्लिसराइल मोनोसिट्रेट, 10% लैक्टेवैक्स, 2 से 3% सिटाइल अल्कोहल, 4% बीसवैक्स रिकमेंड की जाती है किसके लिए? फॉर इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल के लिए। तो ये दो मैंने आपको बता दिए। नंबर फर्स्ट जो टाइप है बेसिस का, ऑयली बेसिस के, उसके दो एग्जांपल्स मैंने इस स्लाइड में कवर करा दिए हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका जो थर्ड एग्जांपल दैट इज हाइड्रोजनेटेड ऑयल, वो क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सो अगेन जो इसकी थर्ड कैटेगरी है दैट इज हाइड्रोजनेटेड बेसिस और हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। तो ये जो होते हैं ये होते हैं थियोब्रोमा ऑयल के सब्स्टिट्यूट होते हैं फॉर हाई एक्सपेंसिव या हाई कॉस्ट के वजह से। अगर हम थियोब्रोमा ऑयल एज ए बेस हमारे सपोस्ट्रीज के लिए यूज नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स जो है उनको यूज करेंगे। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स है, कोकोनट ऑयल है या हाइड्रोजनेटेड इडेबल ऑयल्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस कैटेगरी। एडवांटेज क्या है कि अगर हम इनको ओवरहीट करते हैं, ओवरहीट करने पर भी इनकी सॉलिड जो स्ट्रक्चर है या सॉलिडिटी जो है वो अफेक्ट नहीं होती है अगर हम इनको ओवरहीट कर रहे हैं तब भी। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, ये रेजिस्टेंट होते हैं ऑक्सीडेशन के, यानी कि रेंसिडिटी की मैंने अभी बात की है, यानी कि एक अनप्लीजेंट ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है हमारे फैट से। तो इसमें क्या होता है, ये इजीली रेजिस्टेंट कर पाते हैं ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को, तो उस वजह से रेंसिडिटी नहीं हो पाती है इनमें। आगे क्या है, लुब्रिकेशन। सपोज दैट जब हम कोई मोल्ड में हम ट्रांसफर करते हैं, एक बेस हमने लिया, उसमें हमने जो ड्रग है वो डिस्पेंस की, उसके बाद उसको गर्म करके हमने उसको मोल्ड में ट्रांसफर किया फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ सपोस्ट्रीज। तो उससे पहले हमको मोल्ड में ग्रीसिंग करनी होती है, हमें एक लुब्रिकेशन प्रोसेस करना होता है ताकि मोल्ड में हमारी सपोस्ट्रीज चिपके नहीं। तो उसको हम इस केस में प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स को यूज कर रहे हैं एज ए बेस। नेक्स्ट है कि इनकी इमल्सिफाइंग और वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। तो दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ मूविंग टू द डिसएडवांटेज, रैपिड कूल करने पर, रैपिडली बार बार इनको कूल करने पर ये ब्रिटल हो सकते हैं, बेस ब्रिटल हो सकते हैं, खुरदरापन इनके टेक्सचर में आ सकता है, और सपोस्ट्रीज भी जो हम इनसे फॉर्मुलेट करेंगे वो भी ब्रिटल फॉर्मुलेट होंगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज और ये इसके एडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी टाइप ऑफ बेसिस की ऑयली बेसिस में जो 3 एग्जांपल्स थे उनके बारे में मैंने बता दिया है, डेफिनेशन, उनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।